मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आप जानते हैं इकलौता ये बहस का शो है जहां पर हम बहस में अपने दर्शकों को उनके घर से जोड़ते हैं। इकलौता ये बहस का शो है जहां पर हमारे दर्शक बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े विशेषज्ञों और बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ हर मुद्दे पर बहस करते हैं। यही नहीं, बहस का मुद्दा भी आप ही लोग तय करते हैं। तो आइए देखते हैं आज आपने किसको वोट देकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है और किस पर आप बहस देखना चाहते हैं। गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें उससे पहले हम आपको आज का विषय बता देते हैं। आज का विषय जाहिर सी बात है कोरोना से ही संबंधित होगा, क्योंकि कोरोना ने देश को बिल्कुल संकट में डाल के रखा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम देखते हैं कि आज किस विषय को कितने वोट मिले हैं। वैक्सीन, अब सबको तो भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है 75%, क्योंकि वैक्सीन जब से आई है राहुल जी ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। अब 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो इसमें दिक्कत क्यों, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वैक्सीन 1 मई से अब 18 साल या उससे ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। इसकी संख्या बहुत बड़ी है। ये वैक्सीन कैसे लगेगी, इसके लिए राज्य सरकारों को सीधे परचेज करना पड़ेगा जो वैक्सीन की कंपनियां हैं उनसे। लेकिन अपोजिशन पार्टी को कई मुद्दों पर आपत्ति है। उनका कहना है कि किस कीमत पर हम खरीदेंगे। उनका कहना है कि कहीं वैक्सीन देने वाली कंपनियां दाम ना बढ़ा दें। उनका यह भी कहना है कि ऐसे मामलों में जिस तरह का आदेश सरकार का आया है उसमें बिचौलिए भी शामिल हो सकते थे। उनका यह भी कहना है कि अगर वो मार्केट के अंदर बेचेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि ये भी कहा है कि सरकारें भी खरीदे, राज्य सरकारें, और मार्केट में भी जा सकते हैं और मार्केट में जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे जैसा व्यक्ति या कोई और व्यक्ति जो अपने पैसे से वैक्सीन लगवा सकता है तो उसे जरूर लगवानी चाहिए। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ऐसे में गरीबों का क्या होगा, क्या 18 साल से ऊपर के गरीबों के लिए कोई नीति सरकार की है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद देश को संबोधित करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वैक्सीन पर क्या मचा है कोहराम। देश में कोरोना पर मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने नई वैक्सीन पॉलिसी का ऐलान किया तो राजनीति उसी ढर्रे पर लौट आई। सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने नई वैक्सीन पॉलिसी पर गरीबी कार्ड खेल दिया। राहुल ने लिखा, 18 से 45 वर्ष के लिए कोई मुफ्त टीके नहीं, बिचौलियों को बिना मूल्य नियंत्रण के लिए लाया गया, कमजोर वर्गों के लिए कोई टीका गारंटी नहीं। भारत सरकार की वैक्सीन पॉलिसी भेदभाव वाली है, वितरण वाली नहीं। देश में सबको टीका लगे, कांग्रेस की अब तक यही लाइन रही। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया था और सबको टीका जल्दी मिले इसका सुझाव भी दिया। मगर राहुल ने नई वैक्सीन पर सवाल उठाए तो कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में उतर आए। The union government is running away from taking responsibility, overburdens the states, encourages vaccine manufacturers to profit here, and will worsen the inequality between states as well as between poor and rich Indians. 24 फरवरी को केंद्र को ममता बनर्जी ने वैक्सीन पर चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राज्यों को वैक्सीन खरीदने की छूट मिलने की मांग की थी। आज फिर ममता की एक और चिट्ठी आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए, बगैर सप्लाई के सभी का वैक्सीनेशन कैसे होगा? बगैर तैयारी के 18 प्लस को वैक्सीन देने का फैसला लिया गया। किस रेट पर राज्य टीका खरीद सकते हैं? केंद्र की पॉलिसी से टीका महंगा होगा। टीका कंपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगी? बाजार में वैक्सीन नहीं है। 64% वैक्सीन तो विदेश भेज दी गई है। जवाब में बीजेपी कह रही है कि जनता में भ्रम फैलाने वाले बयान न दिए जाएं। आराम से निपट लेंगे, पर यदि हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को उंगली उठाएंगे तो सबका नुकसान होगा, पूरे समाज का नुकसान होगा। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को थामने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी। इजराइल इसका बेहतर मॉडल है। 18 साल से 40 साल के बीच को अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे तो फिर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी, क्योंकि ये युवा ग्रुप है जो सीरियस नहीं होता लेकिन बीमारी को फैलाता है। जो कोमॉर्बिड है वो तो घर में रह के अपने आप को बचा सकते हैं। तो युवा वर्ग में वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी था। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि वैक्सीन फॉर ऑल की मांग करने वाले खेमे के सुर अचानक कैसे बदल गए और वैक्सीनेशन अभियान पर भ्रम कौन फैला रहा है।
तो सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले बता देता हूं कि आज का सवाल क्या है। कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं मेरे दर्शक, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हमने क्या सवाल पूछा है आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं और कार्यक्रम के अंत में हम दिखाते हैं कि हम किस जवाब को लेकर क्या देश की बहस के दर्शकों का इस सवाल पर क्या राय है। आज का सवाल है, क्या देश में कोरोना वैक्सीनेशन सही दिशा में है, राइट डायरेक्शन में है, हाँ या नहीं में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। तो सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा साहब हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र के हालत के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बादल देवनाथ मेरे साथ टीएमसी से हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी एक लेटर बम छोड़ा है सरकार के प्रति, उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बने हुए हमारे साथ। डॉक्टर एम वली जो कि जाने माने डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट के डॉक्टर रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, कोरोना मामलों के एक्सपर्ट हैं। सुनील सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा थोड़ी ही देर में सुनील चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन प्रेम शुक्ला जी लोगों का ये है कि आपने देश के लोगों को तो वैक्सीन दी नहीं, अभी नई वैक्सीन पॉलिसी पे, लेकिन 64% वैक्सीन विदेशों को दे दी। तो क्या सरकार की प्रायोरिटी में पहले अपने लोग हैं या पहले दूसरे देश हैं? देखिए, हमारे लोग निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता हैं, लेकिन हम अगर कहीं से रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं और अगर उस देश के साथ हम रॉ मटेरियल जब एक्वायर करते हैं तो उसको वैक्सीन देने का हमारा कमिटमेंट हो, तो क्या हमको उस कमिटमेंट को नहीं पूरा करना चाहिए? पूरी दुनिया में कोई भी देश क्या एकदम एकाकी होकर किसी प्रकार के कोई भी क्रियात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में है क्या? हम वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं तो हम बहुत देशों से जो है रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं और हमारी जो है मानवता के नाते विविध जो है वैश्विक हमारे कमिटमेंट्स भी हैं, उसके अनुसार दिया है। लेकिन क्या किसी कोई वैक्सीन मांगने गया है और वैक्सीन उसको नहीं मिली, ऐसी घटनाएं हुई हैं? अगर घटनाएं हुई हैं तो उसमें वितरण को लेकर संकट है। वैक्सीन है ही नहीं देश में, ऐसा संकट तो है ना। और वैक्सीन एजेंसी इस देश में नकारात्मक राजनीति की स्थिति ये है कि आप वैक्सीन का निर्माण होता है तो आप जो है वैज्ञानिकों की तरफ प्रश्न उठने की बजाय राजनीतिज्ञों की तरफ से प्रश्न उठता है। और फिर जब आप इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देते हैं, जिस वैक्सीन को देश का डीजीसीए देता है, उस वैक्सीन के संदर्भ में एक जिम्मेदार पार्टी का गैर जिम्मेदार नेता यह कहता है कि आप प्राणों से खेल रहे हैं लोगों के, और फिर उसी पर पार्टी के नेता के निर्देश पर उसका एक मुख्यमंत्री जो है अपने प्रदेश में उस वैक्सीन को आने नहीं देता। आप इस तरह की राजनीति कहाँ कैसे कर रहे हैं साहब? और इस तरह की राजनीति से मानवता का क्या कल्याण है? इससे तो आप उल्टा जो है मानवता का अहित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे साहब। ये करने की आवश्यकता क्या? आप वैक्सीन देने की बात हुई, आज श्रीमान राहुल गांधी ने पूछा है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आप जो इग्नोर करें साहब, जितना भी, तो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और गरीबों के लिए जो व्यक्ति पैसे नहीं, सरकारी केंद्रों पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है कार्यक्रम, किसी से क्या शुल्क चार्ज किया गया है क्या? राहुल गांधी के पास इस तरह की कोई सूचना है क्या? हाँ, अब आपको ऐसी स्थिति कर दी जा रही है कि यदि आप जो है बाजार से जाकर अपना मनचाहा वैक्सीन लेना चाहते हैं और खुद अपने डॉक्टर से लगवाना चाहते हैं तो आपके पास वो भी विकल्प मौजूद होगा। अगर इस तरह का विकल्प बढ़ाया जाना, गरीब को तो हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे ही देंगे, तो कमिटमेंट है और राज्यों को भी इस कमिटमेंट को पूरा करना है। राज्य बार बार मांग कर रहे थे कि हमको वैक्सीन खरीदने की स्थिति होनी चाहिए, तो अब अगर आपको वैक्सीन खरीदने के लिए अवसर दिया जा रहा है तो आप वैक्सीन खरीदिए। हाँ, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो केंद्र उस समस्या के निस्तारण के लिए समन्वय और सहयोग करने के लिए सतत आपके साथ उपस्थित है। लेकिन आप जब भी मुंह खोलेंगे, जब भी बात करेंगे तो केंद्र पर आरोप लगाएंगे और फिर आप कटोरा भी फैलाए खड़े रहेंगे। भाई साफ कर दिया वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो हम नहीं कर पा रहे, हमारी गलती है। रेमडेसिविर नहीं, हमारी गलती है। ऑक्सीजन नहीं हो पा रही, हमारी गलती है। बेड नहीं मिल पा रहा, हमारी गलती है। साहब ये सारी तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आपका भी तो कुछ काम होगा, दायित्व होगा। कोई दायित्व नहीं है राज्यों का। ठीक है, ठीक है। क्या महाराष्ट्र सरकार अपने दायित्व से विमुक्ति? और दूसरी बात, साफ कह रहे हैं कि गरीबों को वैक्सीन तो मुफ्त में मिलेगी सरकारी केंद्रों पे, तो फिर इस पर बवाल क्यों, बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? राहुल गांधी जी के उस ट्वीट का क्या मतलब है कि गरीबों की पहुंच से वैक्सीन दूर हो जाएगी?
जी दीपक जी देखिए, ऐसा राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे वो सवाल नहीं, वो सजेशन की तरह से लेने चाहिए। देखिए उन्होंने यही कहा कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनको टीकाकरण मुफ्त में होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई काला बाजारी रोकने के लिए सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए फ्यूचर के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही है कि कमजोर वर्ग जो है उसको मुफ्त सर वो टीकाकरण की सजेशन नहीं गारंटी थे, मिलनी उलाहना चाहिए। थी। और चौथी, वो सजेशन नहीं था सर, टॉन्ट था, टॉन्ट। सरकार असफल है, वो सजेशन नहीं था, टॉन्ट था। दीपक जी सुनिए, आप बहुत उत्तेजित है, आपने उनको टोका नहीं बीच में, मुझे आप टोकते, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं इस तरह से बोलने के लिए। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने चौथी चीज ये पूछी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, वो प्रवासी मजदूरों की रोजी और रोटी दोनों पर असर पड़ा है और उनके खाते में आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो अगर ये 4 सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं या 4 सजेशन दिए हैं, तो फिर सरकार कह दे हम ये नहीं करना चाहते। क्या सरकार ये कह सकती है कि हम गरीबों को मुफ्त टीकाकरण नहीं करेंगे? क्या सरकार ये कह सकती है कि हम काला बाजारी चलने देंगे? क्या सरकार ये कह सकती है कि हम ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको हम कोई आर्थिक मदद नहीं करना चाहते? अगर ऐसी बात है तो महामारी में कह दे सरकार कि हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि आज देश के अंदर जो माहौल बना है, आज ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है, लोगों की लाशें बिछ रही हैं। अभी दिल्ली की सरकार ने कहा कि 12 घंटे तक की ऑक्सीजन दिल्ली की सरकार के पास में है। तो क्या केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है दिल्ली सरकार को मदद करने का या महाराष्ट्र की सरकार को मदद करने का? भाई केंद्र सरकार बड़े भाई का रोल निभाती है ना। तो अगर राज्य सरकारों के जीएसटी, जैसे महाराष्ट्र सरकार का 90,000 जीएसटी आपके पास पेंडिंग पड़ा है, आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं और मदद भी नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन में नहीं भिजवा रहे हैं। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन लेने के लिए कहां जाना पड़ रहा है? विशाखापट्टनम जाना पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ रहा है, सिक्किम जाना पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल 1500, 1600, 1800 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आप नजदीक के राज्यों से हमको ऑक्सीजन दिलाइए ताकि हम कुछ जानों को बचा सके। ये निर्दयी सरकार है, मैं आपको कहना चाहता हूं। इनको फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन कम होने से या वैक्सीनेशन कम होने से या रेमडेसिविर खत्म होने से, इनको फर्क नहीं पड़ता है लाशें दफन होने से या ठीक है, आपने कई सारे सवाल उठाए, लॉजिकल है। चरण सिंह सप्रा साहब, आप आपने जो सवाल उठाया लॉजिकल है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं जिसमें शायद जवाब मिले, लेकिन तब तक प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, चरण सिंह सप्रा ने जो सवाल उठाए उसमें कुछ तो दम है कि भाई सरकार क्लेरिफाई कर दे इन तमाम बातों को। जी देखिए, सरकार क्लैरिफाई कर रही है, दरअसल को क्लैरिफिकेशन की समस्या ही नहीं। सरकार ने, एम्पावर्ड ग्रुप ने 12 राज्यों में जहां ऑक्सीजन की कमी है उस ऑक्सीजन की उन राज्यों की मैपिंग करके आज से राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रारंभ हुई है। सारे राज्यों को ऑक्सीजन का, जिन राज्यों ने ऑक्सीजन मांगा, केंद्र और बाकायदा जो है प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से 100 अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट देने की योजना केंद्र सरकार नहीं बनाई है साहब। वैक्सीनेशन के संदर्भ में सारी योजना अब तक की केंद्र ने ही क्रियान्वित की है। आप अगर रेमडेसिविर भी नहीं खरीद सकते साहब और केंद्र का एक मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी नागपुर को 10,000 वायल भेज देते हैं और इनकी तरफ से क्या होता है कि इनका एक जालना के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, औरंगाबाद में रेमडेसिविर नहीं पहुंचेगी और जालना को रेमडेसिविर स्पेशली चली जाती है। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी किसी एक कंपनी को बोर्ड पर ले आती है और उससे रेमडेसिविर की बड़ी सप्लाई अगर देना चाहती है, एफडीए मिनिस्टर को बाकायदा पत्र लिखकर कहती है, उसके बाद आप जिससे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आ जाएगा, इसलिए उस पर छापा मारने की प्रक्रिया, उसको लाभ बुलाकर प्रताड़ित करने की प्रक्रिया करते हैं। तो आपदा के समय आप जो कुत्सित राजनीति करने का घटिया प्रयत्न करते हैं, ये देश की आंखों के सामने देश की जनता भली भांति देखती है। आपदा के समय केंद्र सरकार ने, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं,
उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की हैं। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से
श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले।
आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही है आज, वो ये कही है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन मिलता रहेगा। बाकी उन्होंने वही बातें बोली कि कोरोना से किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से अनुशासन का पालन करना है। राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री ने अपील की है और अपील करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉकडाउन से क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से हट जाती है। हमने देखा किस तरह से जो हमारा जीडीपी था वो -23 चला गया था जब हमने लॉकडाउन लगाया था। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर रहने दे। लेकिन हमने देखा मुंबई और साथ ही साथ दिल्ली को लॉकडाउन लगाना पड़ा, अंतिम विकल्प का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में और दिक्कत है, ऑक्सीजन की सप्लाई। ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सप्लाई 12 घंटे की उनके पास बची है, उनको उससे पहले नई ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना नियमों का पालन करें। सीधे मैं चलता हूं अपने पैनल के पास। सबसे पहले चरण सिंह सप्रा साहब के पास चलता हूं। सप्रा साहब, अब तो आप खुश है ना कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सरकारी अस्पतालों में अब सभी को वैक्सीन मुफ्त लगेगा, यानी आपकी जो दुविधा थी वो खत्म हो गई?
ठीक है बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे, अब तो दुविधा खत्म हो गई आपकी कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगेगी, आप भी लगाएंगे मुफ्त, सरकार खरीदेगी और मुफ्त लगाएगी? मैं तो आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा बैठा हूँ, बहुत सारे सवाल आ गया दीपक जी, और प्रेम शुक्ला जी को एक बात कहना चाहिए, तो उसके बाद मैं प्रधानमंत्री का भाषण के ऊपर 50 सेकंड में बोलूंगा। प्रेम शुक्ला जी मानवता का बात, निर्दया का बात, बहुत सारे बात किया, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को और देश के प्रधानमंत्री को और सारे देशवासी को मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के लोगों को वैक्सीन मिले या नहीं मिले ना मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन जरूर मिल गया, पहले ही उनको वैक्सीन मिल गया, यही है देश के राजा है, और कुछ नहीं मैं कहूंगा। दूसरा बात है, प्रधानमंत्री ये नहीं कहा हर राज्यों को कब वैक्सीन मिलेगा, कब हर राज्यों को ऑक्सीजन मिलेगा, कब हर राज्यों को बेड मिलेगा, और सारे जो जरूरतमंद जो चीज जो लगते हैं कोरोना को जीतने के लिए, लेकिन उनके बारे में, उन सभी के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो एक ही आवाज मैंने सुना, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन अर्थात लॉकडाउन ना करे हर राज्य, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का उन्होंने बात किया और अनुशासन का बात उन्होंने किया। मैं इससे सहमत हूँ और मैं सबको मैं बोलूंगा, माइक्रो कंटेनमेंट या लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, पूरा देशवासी को समस्या है, खास करके प्रवासी मजदूरों जो है उन लोगों को समस्या होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और एक बात उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत अभियान का बात किया, दीपक जी वही जगह पर लेके आया स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान पिछले 3-4 साल से बंद है। स्वच्छ भारत अभियान का कोई काम नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर पार्लियामेंट से कोई पैसा नहीं दिया जाता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बजट में एक पैसा नहीं दिया। तो मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री खुद देश के राजा है, देश के लोगों को भाषण से नहीं, उनको कुछ राशन देना पड़ेगा, लेकिन वो राशन नहीं दे रहा है, लेकिन भाषण दे रहा है। प्रॉब्लम तो यही हो रहा है। इसलिए तो मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ दीपक जी, आपका चैनल के माध्यम से देश के राजा। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लें, आपकी बात का जवाब ले लें। प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात बोली कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री लगेगी, उस पर आप खामोश हैं, उस पर आप खामोश हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फ्री अगर वैक्सीन लगेगी तो उसकी आलोचना आप कर नहीं सकते। सरकारी अस्पताल में वैक्सीन मिल रहा है, बंगाल में भी मिल रहा है। ममता बनर्जी वैक्सीन खरीद लिया, और भी ममता बनर्जी वैक्सीन का खरीदा, और जो हर राज्य में जितना गवर्नमेंट है, अरे अभी तक कोई नहीं खरीद पाया बादल देवनाथ जी। लेकिन अपने रिकॉर्ड को ठीक रखिए, लेकिन गलत बयानी मत करिए। ममता बनर्जी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं खरीद पाई है। वैक्सीन जो उनको पहुंची है केंद्र सरकार ने दी है। थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ा के आया करिए, नेशनल चैनल पे बैठे हैं आप। प्रेम शुक्ला जी बताइए, वैक्सीन जो ममता बनर्जी को मिली है वो केंद्र सरकार ने दी है या ममता बनर्जी ने खरीद ली? वो अभी तक यही तो कह रही थी हमें खरीदने दो, खरीदने दो। अब खरीदने की परमिशन मिली है। प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं डॉक्टर वली के पास जाऊंगा और सुनील जी के पास। कुछ बादल अनर्गल गरजते हैं, उसमें से एक बादल देवनाथ भी हैं। कुछ बादल अनर्गल गरजते हैं, उसमें से एक बादल देवनाथ भी। इन्होंने कहा कि आप भाषण नहीं राशन चाहिए। पानी देवनाथ जी, आपकी जानकारी के लिए जरा शांत हो जाए, शांत हो जाए, मैं मेरी बात रख लूं, शांत हो जाए, इतना धैर्य न खोए, इतना उग्र होने की आवश्यकता नहीं है, संयम। आपने बोल लिया भाई, वो आपका झूठ अभी बेनकाब कर देता है, आपका झूठ अभी बेनकाब हो जाएगा। अभी आपका झूठ का मैं बुरका फाड़ना शुरू कर रहा हूँ, मुझे पता है अभी वो बुरका टर 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 फटेगा, चिंता न करें, आराम से, शांति। इन्होंने अभी कहा कि भाषण देना चाहिए, भाषण नहीं। पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 2020 में संपन्न हुआ, जब पूरे 10 महीनों तक देश की जनता को 85 करोड़ जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति मुफ्त में केंद्र करने का स्तुत्य उपक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया।
देखिए, पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा खाद्यान्न आपूर्ति का, पूरी दुनिया का वैश्विक इतिहास का इससे बड़ा 85 करोड़ जनता को पूरे 7 महीनों तक, मार्च से लेकर छठ पूजा तक जो ये व्यवस्था की गई, ये विश्व के इतिहास में खाद्यान्न आपूर्ति, गरीबों का पेट भरना ही चाहिए। यह जनकल्याणकारी राज्य की योजना को जो साकार करने का सत्कार हुआ है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वैक्सीन के संदर्भ में इनका दावा है कि ममता बनर्जी ने वैक्सीन खरीद भी लिया। अभी राज्यों को 1 मई के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी शामिल किया गया है, उसमें से ममता बनर्जी भी खरीदने का अधिकार उनको प्राप्त होने वाला है। अभी तक जो भी वैक्सीन गई है केंद्र सरकार ने राज्यों को आपूर्ति की हुई है। तो कृपा करके जो आदरणीय दीपक जी ने आपसे कहा, बादल जी कृपा करके आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया। मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अमन चौधरी रुड़की से। अमन, क्या कहेंगे? हेलो हेलो अमन जी बताइए, प्रधानमंत्री को सुन के आपको ये क्लैरिटी हो गई कि अब गरीबों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी? हेलो 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 जी बोलिए अमन जी, क्या कहना चाहते हैं? सर हमें तो सर स्टार्टिंग से मतलब संपूर्ण ये था कि सबको फ्री मतलब कि वैक्सीन वगैरह होंगे और हर एक इंसान तक मतलब कि वैक्सीन आएगी सबके पास। और ओपोजिशन जो सवाल उठा रहा है सर वो बिल्कुल भी अच्छे सवाल नहीं उठा। आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है अमन जी, मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं सीधे डॉक्टर वली के पास चलूंगा कमेंट के लिए। प्रधानमंत्री को सुन के क्लैरिटी आ गई डॉक्टर वली आपके दिमाग में कि वैक्सीनेशन अब कैसे चलेगा आगे? नहीं, क्लैरिटी तो बहुत ज्यादा आ गई और ये बात पता चल गई कि इस समय जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन का जिक्र किया है, बेड्स का जिक्र किया है और अपनी कृतज्ञता फिर से एक बार रिवाइव की है आगे जो वो मेडिकल तबका है उसके लिए। और उन्होंने बहुत बड़ी बात करी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी इसमें रोल है और वो स्वच्छता अभियान की तरह छोटी कमेटियां बना के इसमें मदद करें। और ज़रूरी था उनके लिए ये बात करना, जन भागीदारी के तौर पे बात की। मैंने सारे पॉइंट नोट किए, प्रधानमंत्री जी ने 17-18 पॉइंट बोले हैं और रमज़ान का भी जिक्र किया है कि रमज़ान में जो है हमें अनुशासन और सब्र सिखाता है और धैर्य से ही शुरू किया था उन्होंने अपना भाषण और धैर्य पे ही ख़त्म किया। ऑक्सीजन के बारे में वो बिल्कुल उनको पता है, फार्मा इंडस्ट्री का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बेड्स का जिक्र किया, जो आज की समस्याएं हैं सबका जिक्र किया। 12 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज मिल चुकी हैं उसका जिक्र किया। कल का ऐलान जो 18 साल से अधिक वालों को टीके का था उसका जिक्र किया और शहरों में जो वर्क फोर्स है उसे भी वैक्सीन मिलेगी उसका जिक्र किया और वैक्सीन के सेटअप का जिक्र किया। इतनी ज्यादा चीजों का उन्होंने जिक्र किया, मैं बहुत उसको नोट करता रहा। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए इसका जिक्र किया और लॉकडाउन का उनका भी विचार नहीं है कि लॉकडाउन देश में होना चाहिए। ये सब पॉइंट 18 पॉइंट जो है मैंने नोट किए और इससे मुझे सबसे ज्यादा उनके कृतज्ञता के लिए आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने जो मेडिकल वर्क फोर्स है उसकी तरफ हमेशा वो ध्यान देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपसे थोड़ा आगे चाहूंगा, मुझको बहुत जरूरी काम से जाना है। ठीक है, मैं सीधे अंशुल के पास चलता हूं, अंशुल अभिजीत के पास। अंशुल, राहुल जी का जो कंसर्न था वो तो पूरा हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीन लगेगी वो मुफ्त लगेगी। शायद कांग्रेस का ऑब्जेक्शन यही था कि क्या पॉलिसी है क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए कि गरीबों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं। दीपक साहब, कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर बयानबाजी, वही खोखले भाषण। 2 हफ्ते पहले भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही थी। अब अपने आप को शाबाशी देने में तो प्रधानमंत्री कभी चूकते नहीं है कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया, इस मुकाम पे पहुंच गए, दुनिया में सबसे जल्दी हमने 10 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 12 करोड़। ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी कि सिर्फ 10% जनसंख्या हमारी 130 करोड़ है, सिर्फ 10% लोगों को यहाँ पर वैक्सीन का डोज मिला है, वो भी 1 डोज मिला है। और भूल रहे हैं कि बहुत मुल्क आगे बढ़ चुके हैं, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60,
यूके, यूएसए, यूरोप के कई मुल्क बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप पीछे रह गए क्योंकि आप इतने आलसी थे, आपकी इतनी बड़ी अयोग्यता थी, इतनी बड़ी अक्षमता थी कि आप पहुंच भी नहीं पाए, आपने कोई इंतजाम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कितने खौफनाक आंकड़े आ रहे हैं दीपक साहब। आपने आंकड़ों के बारे में आज देखा है, आप ही तो कह रहे हैं ना कि 12 घंटे का भी ऑक्सीजन नहीं है और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि बन रहा है ऑक्सीजन, हो रहा है उत्पादन, होगा अभी और मेडिसिन हो रहे हैं। मैंने कहा हुआ है, अरे भाई 5 महीने से क्या कर रहे थे, ये सरकार क्या कर रही थी? ऐसी नौबत क्यों आई कि अब 12 घंटे तक का ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली में और कोई क्लैरिटी नहीं है कि लोगों को 18 उम्र वाले लोगों को मिलेगा कि नहीं। आपने सारी जिम्मेदारी रियासतों पे छोड़ दी है, अपने उत्तरदायित्व से आप तो भाग चुके हैं, अपने जिम्मेदारी से तो आप मुक्त हो चुके हैं। और संसाधन कहाँ है राज्यों के बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, संसाधन ठीक है, सुनील जी से समझ लेते हैं। सुनील जी, क्या वाकई प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुके हैं जिस तरह से अंशुल कह रहे हैं? बड़ा ही दुखद है और विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया है कहीं ना कहीं ये देश को पीछे ले जाता है। जब वैक्सीन आती है तो वैक्सीन के एफिकेसी पर ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे भाई, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। हमारे देश का सर ऊंचा होता है कि हमने इंडिजिनस 2 वैक्सीन किए हैं। इसे प्रधानमंत्री को वैक्सीन अपनी राजनीति करनी हो, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल देखिए। हमने यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक की, पक्ष विपक्ष की राय शुमारी की और उनकी चर्चाओं पर हम आगे काम कर रहे हैं। जो हमारा नारा है वो भी यही है कि मिलकर संग, कोरोना से जीतेंगे जंग। ऐसे में इस तरह के नकारात्मक भाषण देने वालों को इतिहास नहीं करेगा। अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री का जो बोला हुआ है अभी वाकई काबिल तारीफ है। हम कृतज्ञ हैं क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ। उन्होंने आभार हमारा प्रकट किया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। उनको वापस उन्होंने छोटी छोटी बातें कही, उन्होंने यूथ को इन्वॉल्व किया। जब संक्रमण की बात की कि आप अपने टोले मोहल्ले में लोग को मास्क के लिए बाधित करें, कोविड नॉर्म्स के लिए बाधित करें। बच्चों को कहा कि अपने माता पिताजी को इमोशनली ब्लैकमेल करो कि वो अन्यथा बाहर न निकले। तो बच्चे को, पुरुष को वैक्सीनेशन में 18 वर्ष से ऊपर को लगना एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं तो कहूंगा सारे लोग की गर्व होनी चाहिए कि हम इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को अभी तक इतना स्मूथली कर रहे हैं। मैं चिकित्सक हूँ पेशे से, जनता से भी जुड़ा हुआ हूँ, जब भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात की, उसके वैज्ञानिक तथ्य हैं। लॉकडाउन 1 में ये डिजीज बाहर से आनी थी तो हमने लॉकडाउन किया। अब डिजीज हमारे यहाँ है तो हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन करके ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन भी बचाना है, जीवन यापन भी बचाना है। इस सबको देखते हुए हमारा आग्रह विपक्ष से कि विपक्ष इतनी नकारात्मक राजनीति के परिचय नहीं दे। बिल्कुल ठीक कहा सुनील जी आपने। और आगे हम इस पर बहस जारी रखेंगे। सुनील चोपड़ा जी से शुरुआत होगी। सुनील जी, आप खुद डॉक्टर है, मैं जानता हूं आप अपने दूसरे प्रोफेशन की भी कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। आप खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री के शब्दों की महत्ता। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। सुनील चोपड़ा जी से बात शुरू होगी। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर हो रही राजनीति की। आज प्रधानमंत्री ने, जब उनका ऑर्डर आया, कल उन्होंने घोषणा की कि 18 और 18 से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी और उसके अधिकार राज्य को दे दिए। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए, जैसे कीमत क्या होगी, जैसे प्रोक्योरमेंट क्या होगा, जैसे सप्लाई चेन क्या होगी। प्रधानमंत्री ने कई सवालों के जवाब आज अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगती रहेगी वैक्सीन। जिसके पास पैसे हैं वो बाहर से खरीदकर जो चाहे वो वैक्सीन अपने फिजिशियन के साथ लगवा सकता है। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ है टीएमसी से, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं सीपीएम के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ रीना गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही साथ मेरे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अंशुल अभिजीत है जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले एक दर्शक के पास चलता हूं, धीरज सिंह प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उससे आप कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है कि गरीबों को अब मुफ्त वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है? बोलिए, क्या गरीबों को अब मुफ्त वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो गया है प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बाद? यस सर, मतलब माननीय मोदी जी ने साफ बोल दिया है कि गरीबों को सामुदायिक केंद्र पे मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। हेलो,
चलिए, बढ़िया बात धीरज, आपने कहा मोदी जी की बात को आप समझ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे युवाओं को भी कहा है कि घर में रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भूलिएगा मत। हमारी आपसे एक खास विनती है धीरज, आप इस बात को ध्यान रखें कि घर में रहें और संक्रमण से बचने की पूरी कोशिश करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका जरूर पालन करें। सीधे मैं सबसे पहले चलूंगा सुनील चोपड़ा जी के पास और उसके बाद रीना गुप्ता जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, आपसे जानना चाहता हूं, अब तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान रोल आउट कर दिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, अब तो मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया जिन चीजों पर आपत्ति हो रही थी पहले। मैंने आपकी आवाज ढंग से सुनी नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री का भाषण जरूर सुना है। अब जो चीज उनको कहनी चाहिए थी कि कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं रोटी रोजी रहने के लिए, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ दिनों में ये हो जाएगा, काम भी आपको मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, उतनी देर वो भूखे मरेंगे। हमारा ये कहना है ये टाइम नहीं है जुमलेबाजी के लिए। प्रधानमंत्री ने जुमलों के अलावा और कुछ नहीं किया और वो कभी भी गंभीरता से गरीबों की समस्याओं को देखते नहीं हैं। वादे दे देते हैं, आगे ये होगा, आगे वो होगा, इतने करोड़ होंगे, फिर बोलते हैं 18,000 मिलेंगे लेकिन हमें पहले वोट दे दो। ये क्या तरीका है? ये प्रधानमंत्री का तरीका है? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री को सत्य बोलना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये सब मजदूर घर पहुंच जाएंगे। अगर आपने इनको फिर से चलाया तो आपको हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको खुश होना चाहिए भाई, नरेंद्र मोदी सत्ता से उतर जाए, यही तो आप चाहते हैं। अगर आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का देश है, आप कर क्या रहे हैं? एक बार तो कर दिया आपने नुकसान, सर आपको याद दोबारा करना है। 6 महीने तक सभी गरीबों को, लगभग 85 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया गया था, आप भूल गए? वो दुनिया का सबसे बड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के पास योजना होनी चाहिए। योजना का एक लफ्ज नहीं मैंने सुना। योजना उन्होंने कहा तो 85 करोड़ लोगों को 6 महीने तक हो जाएगा, राशन वो भी दिया हो था। जाएगा। अब सुनील चोपड़ा जी, आप जो है वो आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं रीना जी के पास जाऊंगा जहां पे महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर है। रीना जी, हालात क्यों बने कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है, और क्या आप आश्वस्त कर सकती हैं कि कल दोपहर से ये कमी दूर होना शुरू हो जाएगी? देखिए दीपक जी, ये इस समय देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है कि हमें जो है राजनीति छोड़कर और मिलके काम करना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही, लेकिन उनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। वो एक बात अलग है कि आप टीवी पे आके बोल दीजिए सबको मिलके काम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपकी जो करनी है वो बिल्कुल विपरीत है। जो दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो दूसरे स्टेट्स में डाइवर्ट कर दी गई। दिल्ली सरकार को हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा, हमने पेटिशन फाइल करी कि दिल्ली की सप्लाई दिल्ली को दी जाए। देखिए ये बात कहना आज के तो प्रधानमंत्री जी के संदेश से बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि स्टेट्स जो है सारा काम आप अपने आप करिए, और मैं तो जा रहा हूं फिर से वेस्ट बंगाल अपने इलेक्शन की रैली में। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना, रेमडेसिविर की सप्लाई करना, वैक्सीन की सप्लाई करना, ये सारी चीजें जो है ये केंद्र सरकार के हाथ में है, और कल तक जो है केंद्र सरकार ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश को ऑक्सीजन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई आप दिल्ली वाले और आप देश वाले और आप मुख्यमंत्री आप अपने आप ऑक्सीजन अपने आप इंतजाम कर लीजिए। साहब कैसे इंतजाम कर ले, हमें वो राइट ही नहीं है। जो देश का जो रीना, वो है ढांचा इस तरह का है, दवाइयां खरीदना जरूरत की, ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना।
केंद्र सरकार का थोड़ी ना है, ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना। एलएनजीटी का काम है कि उसको जो जरूरत की दवाइयां हैं वो खरीदे, ऑक्सीजन उसको कितनी चाहिए वो खरीदे। इसमें प्रधानमंत्री कहां बीच में आ गए? ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है आपके कि दवाइयां खरीदे, ऑक्सीजन रखे जी। आपने जो सिस्टम बनाया है, सिस्टम का सही पालन हो सके। दीपक जी, जो लाइसेंसिंग का काम होता है, जो सप्लाई का, जो कोटे का काम होता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब आप रेमडेसिविर का एग्जांपल लीजिए, केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि कौन सी 3 कंपनी जो है इंडिया में ये इंजेक्शन बना सकती हैं और बेच सकती हैं। तो अगर केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 लोगों को ये लाइसेंस दिया है तो हम कहां से मंगा लेंगे, आप बताइए? ये सीधा सेंटर डिसाइड करता है। जैसे आप वैक्सीन का एग्जांपल लीजिए, प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। एक मिनट, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। केंद्र सरकार ने उनके हाथ बांध दिए। दीपक जी 30 सेकंड और दीजिए, लीजिए 30 सेकंड और। देखिए, आप वैक्सीन का वो देखिए, वैक्सीन का उदाहरण लीजिए आप। जब पूरा विश्व वैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो केंद्र सरकार सो रही थी। अब जब वैक्सीन की जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उन्होंने और देशों के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। अब आप बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपनी वैक्सीन खुद ऑर्गेनाइज करिए। सर, कोई वैक्सीन कोई साबुन तेल नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दिया 1 करोड़ वैक्सीन का, कल को कोई नई फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी और 1 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी। वैक्सीन बनाने में और उसको सप्लाई करने में महीनों लगते हैं। तो पहले तो आप सोते रहे, अब जब स्थिति हाथ से बेकाबू हो गई तो आपने पल्ला झाड़ लिया और आपने कहा ये केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास आपके सवाल लेता हूं। 3 चीजें हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं दी केंद्र सरकार ने, रेमडेसिविर क्यों नहीं दिया केंद्र सरकार ने, और वैक्सीन को लेके सही कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने। ये 3 आरोप रीना जी ने आप पर लगाए हैं। देखिए, वैसे प्रवंचक प्रलापों के कोई उत्तर नहीं हुआ करते, फिर भी आप कृपा करके बता दीजिए, रेमडेसिविर अगर केंद्र सरकार ही सप्लाई करेगी, सारा काम केंद्र सरकार करेगी, बेड केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, ऑक्सीजन केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, वेंटिलेटर केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, तो विज्ञापन में जो है वीडियो बनाने के लिए केजरीवाल जी आएंगे, हाँ, वसूली करने के लिए उद्धव ठाकरे आएंगे। ये जिम्मेदारी दी हुई है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की मैपिंग के संदर्भ में बैठक ली और बाकायदा सारे राज्यों को आज से ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिसका हिस्सा है उसको सुनिश्चित करने का काम किया। और आज ऑक्सीजन के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से अपना मत रखा है। और ऑक्सीजन कोई मुद्दा किसी को आपूर्ति में आप नीचे जो है वितरण में कोई कमियां करेंगे तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रेमडेसिविर आप किस फार्मा कंपनियों पर बैन लगा हुआ है कि राज्यों को सप्लाई मत करिए। कौन सा कानून है कि दिल्ली सरकार जो है रेमडेसिविर अपने अस्पतालों के लिए नहीं खरीद पाएगी, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? कहाँ की बातें करते हैं, कुछ भी जो मन में आए वो बोले जाओ। अब इसके कोई उत्तर हो सकते हैं क्या? आप कृपा करके मुझे बताइए, वहां बेड्स की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। कल फिर हम कोरोना के मुद्दे को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। आप में से कुछ चाहें तो फिर से आ सकते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं दर्शक हमारे क्या सोचते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आइए देख लेते हैं दर्शकों के जवाब क्या है। तो देश की बहस के 80% दर्शक सोचते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं वो सही दिशा में है। फिलहाल एक ब्रेक।